Hello, very good morning, dear students. Welcome back to Sisdeva's chemistry classes. I'm very sure that you are enjoying your lectures of solution chapter. Yesterday, we have started talking about um, colligative properties. And I've told you that there are four colligative properties. And the first colligative property that I've started is relative lowering of vapor pressure, for which the formula was P naught minus Ps upon P naught is equal to N2 upon N1 plus N2 या N2 upon N1 डिपेंडिंग अपॉन के सोल्यूशन जो है वो डिल्यूट है या नॉन डिल्यूट है. तो चलिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. इसमें कहा गया कि वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का 0.85 बार है, यानी कि पी नॉट तो हो गया आपके पास. उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया गया सल्यूट जिसका मास 0.5 ग्राम है, यानी कि W2 हो गया. और इसे 39 ग्राम बेंजीन में डाल दिया, यानी बेंजीन सॉल्वेंट हो गया. तो सॉल्वेंट का मास 39 ग्राम यानी कि W1 भी हो गया. और मॉलिकुलर मास उसने बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल अपने आप बता दिया. वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बी उसने 0.845 बार बता दिया, यानी कि PSB बता दिया. तो मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस हमने निकालना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं. ये पहले मैं बताना चाहूँगा ये एक NCERT का न्यूमेरिकल है. इसमें पी नॉट हमें गिवन है. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 0.85 बार. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कम होता है कंपैरेटिवली, तभी तो पी नॉट माइनस पी एस होता है. देखिए, जब भी एक मैं आपको एक गोल्ड स्टैंडर्ड बताऊं इसमें, अगर आपको दो वेपर प्रेशर्स दिए हों, एक ज़्यादा हो एक कम हो, और आपको पता ही ना चल रहा हो कि पी नॉट कौन सा है पी एस कौन सा है, फॉर्मूला क्या है पी नॉट माइनस पी एस. तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा वाला होगा वो कौन सा होगा, पी नॉट होगा. और जो कम होगा वो पी एस यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा. तो आप इस गोल्ड स्टैंडर्ड से भी जा सकते हैं अगर आपको नहीं पता चल रहा. अगर नहीं पता चल रहा बाय चांस, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट हो गया 0.85. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 0.845 बार हो गया. मास ऑफ सोल्यूट जो लेसर क्वांटिटी में है वो मास ऑफ सोल्यूट हो गया, जो लार्जर क्वांटिटी में है वो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया. मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट उन्होंने खुद ही बता दिया 78 ग्राम पर मोल. ये हमेशा मॉलिकुलर मास को पर मोल के साथ लिखते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हमारा जो सल्यूट है ना 0.5 ग्राम, ये सल्यूशन के कंपैरेटिवली, मतलब 39 ग्राम सॉल्वेंट हो गया और सल्यूट 0.5 है, तो ये 39.5 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन. तो जो सल्यूट का मास है ना वो सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली 5% से बहुत लेस है. तो मैंने बताया था कि अगर मास ऑफ सल्यूट इज लेस देन 5% ऑफ सॉल्यूशंस मास, इन दैट केस आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. हाँ, ठीक है. तो N2 किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास, कल का वीडियो देखिए. एंड N1 किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट. पी नॉट की वैल्यू सब्सिट्यूट कीजिए, पी एस की वैल्यू सब्सिट्यूट कीजिए, पी नॉट की वैल्यू सब्सिट्यूट कीजिए, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 0.5 ग्राम हमें गिवन है. मॉलिकुलर मास हमने ये कैलकुलेट करना है. मास ऑफ सॉल्वेंट हमें 39 ग्राम गिवन है. मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है. तो नाउ यू कैन इजीली डू द कैलकुलेशन एंड कैन फाइंड आउट M2. तो आप इसमें से M2 फाइंड आउट करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 170. मॉलिकुलर मास में आपने क्या लिखना होता है, ग्राम पर मोल. हमेशा जब मॉलिकुलर मास होता है उसको सिर्फ ग्राम्स नहीं लिखना, उसको ग्राम पर मोल लिखना है. ठीक है, ओके. तो इस तरह से हमने मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कैलकुलेट कर लिया. I hope you are very much clear about this. So these are numericals based upon relative lowering of vapor pressure. तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल था. गॉट इट बच्चा.
कल मैंने इसके फॉर्मूलीज आपको बताए थे, तो आज मैंने आपको इसका पहला न्यूमेरिकल जो है वो करवा दिया है। ये जो नोट है ये आपने अच्छी तरह से याद करके रखना है कि अगर मास ऑफ सोल्यूट is less than 5% of mass of solution, then you have to use P naught minus PS upon P naught is equal to N2 upon N1। और आपको नज़र आ ही रहा है कि 0.5 ग्राम जो है वो मास ऑफ सोल्यूशन, आप बोलेंगे मास ऑफ सोल्यूशन तो गिवन ही नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट तो गिवन है ना, और सोल्यूट भी गिवन है, दोनों को ऐड कर लीजिए तो मास ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा। तो उसके कंपैरिजन में तो 0.5 ग्राम वैसे ही बहुत कम है, तो पता चल ही रहा है कि ये डिल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द सेकेंड न्यूमेरिकल। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। मैं यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स तो हमें करने चाहिए। कम टू सेकेंड न्यूमेरिकल। नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल में उसने कहा है कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर, यानी वाटर का केले का बोला ना उसने, तो पी नॉट हो गया 23.75 मिलीमीटर मर्करी। तो इसका मतलब कि हमारे पास पी नॉट है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सेम टेम्परेचर ओवर 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी कि आपने वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन लिखना था, एट सेम टेम्परेचर, यानी कि पीएस निकालना है, ओवर 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी कि हमें 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया गिवन है। तो चलो हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बाय मास या बाय वॉल्यूम, तो मैंने आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी वाले, कॉन्सेंट्रेशन वाले न्यूमेरिकल्स में ये बड़ी क्लैरिटी से बताया था। जब ना दिया हो तो आपने ये 5% बाय मास ही लेना है, बाय मास ही लेना है। इसका मतलब कि 5 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सोल्यूशन में डिज़ोल्व है, तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया 5 ग्राम, तो सोल्यूशन का मास तो 100 ग्राम है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास हमें निकाल लेना चाहिए, तो 100 माइनस 5 कर लें तो 95 ग्राम सोल्यूशन का मास आ गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट हमें गिवन है। मॉलिक्यूलर मास वाटर का हमें पता ही है 18 ग्राम पर मोल होता है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल है। ये यहाँ से फार्मूला उन्होंने दिया भी हुआ है, पर यूरिया का फार्मूला आपको याद करना चाहिए NH2CONH2। अगर फार्मूला नहीं याद कर सकते तो करना ही पड़ेगा, पर मॉलिक्यूलर मास जरूर पता होना चाहिए यूरिया का 60 ग्राम पर मोल। यूरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंटली यूज़ होता है, ऑर्गेनिक में भी यूज़ होता है, लेकिन एटलीस्ट सोल्यूशन के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में तो सब में यूरिया वाला एक आधा न्यूमेरिकल हर एक्सरसाइज में आ ही जाता है। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन 14 हो गया, हाइड्रोजन 2, 14 प्लस 2 16, कार्बन 12 हो गया, 28 हो गया, 16 ऑक्सीजन हो गया, 44 हो गया, 14 हो गया इसका नाइट्रोजन का, 58 हो गया, 2 हो गया हाइड्रोजन का, 60 हो गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, या ये वाला। मैंने आपको कल के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, इफ मास ऑफ सोल्यूट इज लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन, तो आपको क्लियरली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, चाहे लेस हो चाहे इक्वल हो, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा हो 5% से तो फिर आपको यूज़ करना है N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये हमने यूज़ कर लिया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजिकल टू N2 अपॉन N1। ठीक है, तो जब आप
कल ये न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखोगे तो मैं इससे पहले वाली वीडियो जो है उसको प्राइवेट नहीं करूँगा। आप उसमें ये चीज़ देख लेना। फॉर्मूलीज़ मैंने 3 बताए थे। अगर कहते हो तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। वेट कीजिए 1 मिनट। 53 पेज होगा। आ जाइए यहाँ पे। चलो, ये मैंने क्या लिखवाया था? फॉर नॉन डिल्यूट सोल्यूशन आपने क्या अप्लाई करना है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, ये यूज़ करना है। और डिल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या यूज़ करना है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। और एम सी क्यूज़ के लिए क्या यूज़ करना है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, नहीं पी एस। और डिल्यूट और नॉन डिल्यूट में क्या फ़र्क है? नॉन डिल्यूट में मास ऑफ solute is greater than 5% of mass of solution। ठीक है? जब dilute solution है, वो कब फॉर्मूला यूज करना है? when mass of solute is less than or equal to 5% of mass of solution। ठीक है? गॉट इट? ठीक, ओके। ये मैंने कल भेज दिया हुआ आपको पीडीएफ में भी। ओके, आ जाते हैं हम कि हमें फॉर्मूला ये यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट जो है सोल्यूशन के मास से 5% है। तो यहाँ पे हम पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजिकल टू एन टू अपॉन एन वन यूज़ करेंगे। पी नॉट हमें गिवन है, पी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, पी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, पी एस निकाल लीजिए। एन टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू होता है। W2 यानी मास ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम गिवन है, M2 नीचे आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट भी गिवन है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, एक्वस लिखा हुआ ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम पर मोल होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम पर मोल होता है, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने कैलकुलेट किया है 95 ग्राम। ग्राम पर मोल कट गए, ग्राम पर मोल कट गए, ग्राम कट गया, ग्राम कट गया। तो हमने पी एस निकालना है। तो ये हमारे पास आ गया 5/60 इंटू 18/95। ये जो 23.75 था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मिलीमीटर में था। ऑफ कोर्स यूनिट्स यहाँ पे मेंशन थे, मिलीमीटर। तो ये इसके तो कोई यूनिट नहीं बना, तो ये मिलीमीटर में 0.375 आ गया। अब हमारे पास है 23.75 माइनस पी एस इज इक्वल टू दिस। पी एस निकालना है, ये नेगेटिव टर्म है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी एस इज इक्वल टू 23.75 मिलीमीटर माइनस 0.375 मिलीमीटर। तो ये कितना आ गया? इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 23.375 मिलीमीटर, यानी थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल एज वेल। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, कम टू द थर्ड न्यूमेरिकल नाउ।
थर्ड न्यूमेरिकल में मैंने डेलिबरेटली पंगा लिया है। मतलब मैंने ये न्यूमेरिकल जो है अनसॉल्व्ड से नहीं पकड़ा, तो मैंने एग्जाम्पल से पकड़ा है। तो कॉम्प्लेक्स था, मैंने कहा चलो ये करवाते हैं बच्चों को। हम्म। तो मतलब मज़ा आता है ना, मतलब कि मी टू चीज़ें करवाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। इजी इजी न्यूमेरिकल करा के मैंने कौन सा आपके वो आपका भला कर देना है। तो हमें हर तरह के न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, ईज़ियर भी करने चाहिए, डिफ़िकल्ट भी करने चाहिए। हाँ। और मैंने आपको एक 42 ईयर आईआईटी बुक बाय करने के लिए बोला हुआ है। हाँ, जो उनसे भी पब्लिशर की, तो वो आप ज़रूर बाय कीजिए, उसके साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स करते जाइए। तो इसमें कहा गया है कि करंट ऑफ ड्राई एयर, मतलब कि सूखी हवा को एक सॉल्यूशन में से पास किया गया जिसमें 2.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस एक्स था और 100 ग्राम वाटर में था। ड्राई एयर को एक ऐसी सॉल्यूशन में पास किया गया जिसमें 100 ग्राम पानी के अंदर 2.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट था, और उसके बाद सूखी हवा को वाटर में से पास किया गया। तो द लॉस ऑफ वेट ऑफ द फॉर्मर was 1.25 gram and that of later was 0.05 gram. तो फॉर्मर यानी कि पहले वाली जो सॉल्यूशन थी, ठीक है, उसमें जो लॉस इन मास हुआ वो 1.25 ग्राम हुआ, और जो दूसरी वाली सॉल्यूशन थी उसमें जो लॉस इन मास हुआ वो बहुत ही कम हुआ। ठीक है। तो स्टेटमेंट समझ लगी कि आपके पास दो कंटेनर हैं, आपके पास दो कंटेनर हैं, ठीक है। इसमें 2.5 ग्राम सल्यूट है और 100 ग्राम वाटर है, ठीक है। और इसमें वाटर है। ड्राई एयर को पास करना है। ड्राई एयर को पास करना है। तो जब ड्राई एयर को पास करेंगे तो इसका मास जो है लॉस होगा और इसका मास जो है वो भी लॉस होगा। तो जो फर्स्ट कंटेनर में मास इन लॉस इन मास है 1.25 ग्राम है, और सेकंड कंटेनर में जो लॉस इन मास है 0.05 ग्राम है। कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो चलिए हम पार्ट वन इसका सॉल्व करते हैं जिसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि फर्स्ट केस में जो कंटेनर था उसमें 2.5 ग्राम सोल्यूट था और 100 ग्राम वाटर था। अच्छा, मैं पीस ऑफ पेपर ले लूँ फिर आपको कराता हूँ। एक एक मिनट वेट कीजिए। ये एक मिनट, आराम से करना काम, हमें कोई मतलब हफड़ा तफड़ी नहीं पड़ी हुई है, हमारा काम काफ़ी ठीक ठाक स्पीड से चल रहा है। ये कंटेनर ये है, इसमें 2.5 ग्राम सल्यूट है, इसमें 100 ग्राम वाटर है, ठीक है। ड्राई एयर को इसमें से पास किया। अब ड्राई एयर को दूसरे कंटेनर में से पास करना है जिसमें सिर्फ वाटर है। तो ड्राई एयर क्या करती है कि सब्सटेंस को लाइक जब इसमें से पास करती है तो अ, ये सॉल्यूशन जो है
इसमें से कुछ वाटर वेपर को ऑब्जॉर्ब कर लेगी, ऐसे लाइक दैट। तो इसका मास जो लॉस इन मास इस केस में जो हुआ, दैट वाज 1.25 ग्राम इन फर्स्ट कंटेनर। यहां तक समझ लग गया। जो दूसरा कंटेनर था, इसमें लॉस इन मास हुआ 0.05 ग्राम इन सेकेंड कंटेनर। लग गया पता? स्टेटमेंट समझ लगी? तो उसने कहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये पहला पार्ट तो हम निकाल लें। तो जो फर्स्ट कंटेनर था उसमें जो लॉस इन मास हुआ है 1.25 ग्राम हुआ है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी उतना ही डिक्रीज कर जाएगा जितना लॉस इन मास हुआ है। और सेकंड कंटेनर में जो लॉस इन वेट ऑफ वाटर हुआ, क्योंकि सेकंड कंटेनर में सिर्फ वाटर था, वो 0.05 ग्राम है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस है, और ये 0.05 ग्राम है। अब हमें प्रॉब्लम ये आ गई इसमें कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द प्योर स्टेट हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कंटेनर्स तो दो थे ना, और ड्रायर को दोनों में से पास किया था। पी नॉट माइनस पी एस सेकेंड कंटेनर वाला प्लस पी एस। अब पी नॉट माइनस पी एस कितना है? 0.05 ग्राम प्लस पी एस कितना है? 1.25। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.30। वैसे भी आप देखिए, ये और ये कट गया तो पी नॉट किसके इक्वल हो गया? पी नॉट के। ये 1.3 ग्राम निकल गया। यहां तक लग गया पता? अच्छा, अब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस हमारे पास कितना था? 0.05 ग्राम, और पी नॉट हमारे पास कितना निकला है? 1.30। ये निकल गया। तो फार्मूला जब ड्राइव किया था तो क्या बताया था कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2, यानी कि n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन हमारा निकल गया। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट में इसने कहा है मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट निकालिए। उसके लिए तो बहुत ईजी है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजिकल टू n2 अपॉन n1। n2 क्या है? w2 अपॉन m2। n1 क्या है? w1 अपॉन m1। ये किसके इक्वल होता है? ये x2 के इक्वल होता है। इसके इक्वल भी होता है, पर इसके इक्वल भी होता है, दोनों के इक्वल होता है। ये हमने ले लिया। यहाँ पे हमने n2 अपॉन n1 ले लिया। n2 को निगलेक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर को निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि मास ऑफ सल्यूट जो है इज़ वेरी स्मॉल, 0.05। तो हमने सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि सॉल्वेंट कितना था? 100 ग्राम था, और मास ऑफ सल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ से भी देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये भी ले सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट आर वेरी वेरी स्मॉल। तो डिनोमिनेटर में n2 को निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजिकल टू n2 अपॉन n1 इजिकल टू w2 अपॉन m2 अपॉन w1 अपॉन m1। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली हुई है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट की, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। W2 2.5 था, M2 हमने निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट निकालना है। ये उसने कहा था कि 100 ग्राम सॉल्वेंट का मास है, और एक्वस सोल्यूशन उसने कहा था, या वाटर
डायरेक्टली वाटर कहा था, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है। यहाँ से M2 निकाल लीजिए, ये 11.7 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल। टफर वन आई हैव टेकन अप, राइट। कि मतलब क्या होता है कि टफर वन नहीं करवाते लोग, तो इससे क्या हो जाता है कि फिर फ़ायदा ही क्या हुआ अगर टफर नहीं करवाया तो टफर वन दैट आई हैव टेकन अप। ओके, तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। बाकी आपके लिए जो मैंने न्यूमेरिकल्स छोड़े हैं ना, वो मैंने बहुत ईजियर वाले छोड़ दिए हैं, वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अपने आप। तो डिफ़िकल्ट वाले मैंने ले लिए हैं, जैसे ये मैंने अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल लिया है। वेपर प्रेशर एक्वस सॉल्यूशन का ग्लूकोज का 750 मिलीमीटर है, 373 केल्विन का, और एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है, तो PS 750 आ गया। तो पी नॉट कहाँ पे गया? मोलैलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकालना है, सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सल्यूट का अलग से निकालो, सॉल्वेंट का अलग से निकालो, और फिर सॉल्यूशन का भी निकल सकता है, लेकिन सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 नहीं होता है, क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दी, ये सॉल्यूशन नहीं है, सल्यूट है। तो अभी तक मुझे क्या पता चला, या आपको क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि ग्लूकोज सॉल्यूशन है और PS 750 मिलीमीटर गिवन है, PS गिवन, पी नॉट नहीं गिवन। पर आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है और टेम्परेचर 373 केल्विन है, और वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, यानी 373 केल्विन पे हमेशा 760 मिलीमीटर होता है, क्योंकि वाटर इसी प्रेशर पे बॉयल होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे कहते हैं। तो पी नॉट हमने अपने आप बना लिया 760 मिलीमीटर। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? सल्यूट का कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2। तो x2 निकालना है ना, x2 इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मास ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यही निकालना है, मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए बोला ही नहीं। ये 760 है, वाटर का जो वेपर प्रेशर है 100 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा 760 होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन गिवन है, ये 10 अपॉन 760 आ गया, यानी 1 अपॉन 76 आ गया। तो ये आ गया 0.013। ये आपका एक आंसर आ गया। अब आपने मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है, जो है मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैलिटी के लिए मुझे N2 चाहिए। तो हम सॉल्यूशन को डिल्यूट अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज इसमें कोई मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट तो गिवन नहीं है। तो फिर हमने डिल्यूट क्यों अज्यूम किया? मोल फ्रैक्शन देख लिया कीजिए। मोल फ्रैक्शन में अगर मोल फ्रैक्शन आपका 0.013 है सल्यूट का, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बहुत ही कम है। इसलिए मैंने x2 इज इक्वल टू N2 पॉन N1 प्लस N2 नहीं लिया, x2 इज इक्वल टू N2 पॉन N1 लिया। दोबारा से बताओ, देखिए जब मोल फ्रैक्शन 0.013 आ रहा है, मतलब इट इज टू स्मॉल। अगर 0.13 होता तो इवन देन इट वुड हैव बीन वेरी स्मॉल। ये होता 0.6 तो आई वुडंट हैव सेड। 0.5 से ज़्यादा हो जाता तो मैं कभी ना कहता कि ये बहुत स्मॉल है। तो मोल फ्रैक्शन सल्यूट का बहुत ही कम है, तो यहाँ पे मैं N2 पॉन N1 प्लस N2 की बजाय N2 पॉन N1 लूँगा। वैसे भी जब सॉल्यूशन ये स्टेटमेंट जो है इसमें एक्वा सॉल्यूशन है, मास ऑफ वाटर ना दिया हो तो 1 किलो ही लेना होता है, 1000 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है? 18, यानी ये कितना आ गया? 55.5।
तो 55.5 जो है वो बहुत ही कम है N2 के, बहुत ही ज़्यादा है N2 के कंपैरिजन में। तो N2 को N1 के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर देना है। तो x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। x2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली 1/76 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 किसके इक्वल होता है W1 अपॉन M1। W1 हमें गिवन नहीं, हमने 1 किलो पकड़ना है। मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 होता है, ये 55.5 हो गया, तो ये चला गया ऊपर, तो N2 निकल गया 0.73। निकालनी है मोलैलिटी। वैसे तो मोलैलिटी N2 के इक्वल ही होगी क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 है, पर फिर भी चलो आप तसल्ली कर लो। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट तो 1000 ही है, तो ये और ये कट गया, तो मोलैलिटी हमारे पास कितनी आ गई 0.73 मोलल। आई एम श्योर कि यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेरी नाइसली। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। गॉट इट बच्चा? तो मैंने डिफ़िकल्ट और टिपिकल न्यूमेरिकल जो है वो करवा दिए हैं। ईजियर न्यूमेरिकल जो है वो अब आपने करने हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में से भी और अनसॉल्व्ड में से भी। ये सारा काम आपने मुझे चेक करवाना है डे आफ्टर टुमारो। गॉट इट? थैंक यू very much. We call it a day. Love you. Love you. Lots of love to you. In case any problem, you have to call me at 6, in between 6:30 to 7 o'clock. Not any time else, until unless I said that yes, you can call me. Because most of the day, we are making busy writing your notes, handwritten notes. What else you need? हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? ये ब्लैक बोर्ड वाला ही हिसाब हो गया। ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे तो वो क्लैरिटी भी नहीं होती। इसकी पीडीएफ भी आपको भेज रहा हूँ साथ में, उन बच्चों को जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है? सो वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच। लव यू।